हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड फेज सेकंड की सीरीज़ का पार्ट 16 लेकर। अभी तक हम लोग टोटल 15 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। मैंने अपने सारे वीडियो लेक्चर जो है रिव्यू किए। उसमें मैंने ये चेक किया कि कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है फैक्ट या फिगर की। तो अभी तक मेरे को टोटल 14 मिस्टेक्स दिखाई पड़ी। 14 मिस्टेक्स में से 5 मिस्टेक तो मैंने अगले दिन ही करेक्ट करवा दी थी अपने लेक्चर्स में, लेकिन अभी भी 9 मिस्टेक्स ऐसी रह गई हैं जिनको मैंने करेक्ट नहीं करवाया है। आज की वीडियो में जो एक मिस्टेक है उसको मैं करेक्ट करवा दूंगा। इस तरह से धीरे धीरे आने वाले लेक्चर्स में सारी मिस्टेक्स को मैं वापस करेक्ट करवा दूंगा। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल एक्यूरेट फैक्ट्स के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे। इसके अलावा मुझसे कहा गया आत्मनिर्भर भारत अभियान जो लॉन्च हुआ है उसकी वीडियो के लिए, तो उसके लिए मैं अलग से सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ। तो आज मैं उसका पीपीटी बना रहा हूँ। कल दोपहर के पहले ही वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप प्लीज़ बेफिक्र रहिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सारी वीडियोज़ अपलोड हो जाएँ। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय स्टेट ने एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए इंडिया की पहली फ्रूट ट्रेन रिलीज़ की? तो एक्सपोर्ट पर्पस के लिए रिसेंटली आंध्र प्रदेश ने अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से सीधे मुंबई के जेएनपीटी यानी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के लिए एक बनानास से भरी हुई ट्रेन भेजी। यानी इसमें सारे केले भरे हुए थे। लगभग 980 मीट्रिक टन की ये ट्रेन थी जो बनानास को अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश से लेके मुंबई पहुंची। ऐसा इंडिया में पहली बार हुआ है कि एक्सपोर्ट पर्पज़ के लिए पूरी की पूरी ट्रेन रिलीज़ कर दी गई हो किसी स्टेट से दूसरे स्टेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए किसने मनी ऐप लॉन्च किया है? मनी मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर इसका फुल फॉर्म है। इसको लॉन्च किया गया है आरबीआई द्वारा। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं यानी दृष्टिबाधित लोग, उनको नोट्स जो करेंसी नोट्स होते हैं उनको पहचानने में दिक्कत होती है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मनी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आप याद रखिएगा, इंस्टॉल होने के बाद ये ऐप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से काम करेगा। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, आप इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया का फर्स्ट फॉर्मर साइंस कांग्रेस किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था? देखिए, इस बार 107th यानी 107वीं इंडियन साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज हुई थी बेंगलुरु में। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि उसके साथ साथ इंडिया की पहली फार्मर साइंस कांग्रेस भी ऑर्गेनाइज हुई थी। तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुई होगी। तो इंडिया की पहली फार्मर साइंस कांग्रेस बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज हुई। जो इस बार की साइंस कांग्रेस थी, जो इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस थी, उसका थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी रूरल डेवलपमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये था उसका थीम। हालांकि जो फार्मर साइंस कांग्रेस है इसमें कई सारे थीम थे, इसलिए आपको वो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो 107th नेशनल साइंस कांग्रेस बेंगलुरु में हुई। उसी के साथ फार्मर साइंस कांग्रेस भी आयोजित हुई जो पहली बार इंडिया में आयोजित हुई थी। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटीसीआई ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक क्या है, जिसको कि बिजनेस इनसीड बिजनेस स्कूल के द्वारा रिलीज़ किया गया है? तो रिसेंटली इनसीड बिजनेस स्कूल ने जीटीसीआई इंडेक्स जारी कर दिया है, यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। आपको बताना है इंडिया की रैंक। तो इस बार इंडिया की रैंक है 72nd यानी 72वीं रैंक है। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 80th, 80वीं रैंक थी। तो टोटल आप देख सकते हैं 8 प्लेसेस का इंप्रूवमेंट किया है लास्ट ईयर से इस वर्ष में। टोटल 132 कंट्रीज़ को एनालिसिस किया गया कंट्रीज़ का। फर्स्ट प्लेस पे था आपका स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे यूएसए और थर्ड पे था आपका सिंगापुर। आप याद रखिएगा, इस बार का जो जीटीसीआई थीम था 2020 का, वो थीम आप नोट कर सकते हैं, ग्लोबल टैलेंट इन एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जीटीसीआई इंडेक्स का थीम था इस बार का। और मैंने आपको बता दिया, इसको जो है इनसीड बिजनेस स्कूल द्वारा लॉन्च किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको बताना है स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस प्राप्त करने के लिए नई थ्रेश होल्ड लिमिट क्या है? तो कोई भी पेमेंट बैंक या कोई भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा प्राप्त कर सकती है। पहले आपको पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रिक्वायरमेंट थी इसकी, अब इसको बढ़ाकर 200 करोड़ कर दिया है। तो मिनिमम 200 करोड़ की पेड अप कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, तभी आप स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं आरबीआई से। इसके अलावा इसको ये भी कह सकते हैं आप कि मिनिमम नेटवर्थ कम से कम आपके पास 200 करोड़ होनी चाहिए, तो आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिल जाएगा। रिसेंटली कुछ पेटीएम जो आपकी पेमेंट बैंक हैं उन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए अप्लाई किया था। तो कोई भी पेमेंट बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक तभी बन सकती है जब सक्सेसफुली उसने 5 ईयर्स तक ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ निभाई हों अपनी, यानी 5 वर्ष तक अगर सक्सेसफुली अपने पेमेंट बैंक के ऑपरेशन रन किए हैं तो उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का दर्जा मिल सकता है। हालांकि 200 करोड़ की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए। और नेटवर्थ क्या परिभाषा होती है? तो एसेट माइनस लायबिलिटी, ये होती है आपकी नेटवर्थ। पेमेंट बैंक की बात करते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में भी कह चुका हूँ आपको, कम से कम अधिकतम 1 लाख तक का डिपॉजिट ले सकती हैं पेमेंट्स बैंक। ये लोन और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा इनको अपने टोटल डिपॉजिट का 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये होता है पेटीएम
बार बार पेटीएम निकल रहा है, पेमेंट बैंक का क्राइटेरिया। हालांकि इंडिया की पहली पेमेंट बैंक कौन है, तो एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक किसका जॉइंट वेंचर है, तो कोटक महिंद्रा और भारतीय एयरटेल, इनका जॉइंट वेंचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल फार्मर्स डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया, तो प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके नेक्स्ट डे को ही कंज्यूमर्स डे भी ऑब्जर्व किया जाता है। जो आपका नेशनल फार्मर्स डे है, ये किसकी याद में मनाया जाता है, जो हमारे इंडिया के 5th प्राइम मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। नेशनल फार्मर्स डे वाले दिन हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया था। क्या डिसीजन लिया, हरियाणा इंडिया का ऐसा पहला स्टेट हो गया था जिसने एनिमल किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे, यानी पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए थे। तो ऐसा करने वाला हरियाणा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने 10 लाख पशु किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए हैं। तो आप याद रखिएगा, इसीलिए मैंने नेशनल फार्मर्स डे इंक्लूड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम, ये पोर्टल लॉन्च किया गया है किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो मैंने अभी आपको बताया हरियाणा गवर्नमेंट, उसने ही मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल भी लॉन्च किया था। इस पोर्टल की टैगलाइन आप याद रखिएगा, इस पोर्टल की टैगलाइन है समृद्ध किसान हमारी पहचान। यहाँ पर क्या हो सकता है, किसान यहाँ आकर स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा ले सकते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए कुछ इंसेंटिव भी प्रदान किया गया है कि अगर कोई बंदा रजिस्टर करता है तो उसको प्रत्येक एकड़ के लिए 10 रुपये। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है। आपको नाम जरूर याद होना चाहिए कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये किसका पोर्टल है, तो हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है किस कंट्री ने सोनाली नाम का बायोडिग्रेडेबल सेल्यूलोज बनाया है जूट के द्वारा, तो जूट के द्वारा सोनाली को डेवलप किया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश इंडिया के बाद वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। तो आप याद रखिएगा, जूट फाइबर का यूज़ करके इन्होंने बायोडिग्रेडेबल सेल्यूलोज बनाया जिसका नाम है सोनाली। बात करें अगर जूट की तो इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और आप याद रखिएगा, इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो आपका सोनाली है इसको प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है किस मिनिस्ट्री ने प्रोफेसर आयुष्मान नाम की एक कॉमिक बुक लॉन्च की थी ताकि बच्चों में यानी चिल्ड्रंस में मेडिसिनल प्लांट और उनके यूजेस के विषय में अवेयरनेस क्रिएट करे। तो रिसेंटली आयुष मिनिस्ट्री ने प्रोफेसर आयुष्मान नाम की एक कॉमिक बुक लॉन्च की थी जिसका पर्पस था बच्चों के अंदर मेडिसिनल प्लांट और उनके यूजेस के विषय में अवेयरनेस जनरेट करना। तो अपना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग फार्म डेवलप किया गया है बेलाडोन नाम की एक कंपनी के द्वारा। आपको बताना है किस कंट्री में ऑपरेशनल हुआ है वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग फार्म। तो आप याद रखिएगा, नेदरलैंड, डच कहते थे पहले इसको, एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है। हालांकि ये एम्स्टर्डम में लॉन्च नहीं हुआ है, नेदरलैंड में रोटरडैम करके एक प्लेस है, वहाँ पर ये वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग फार्म लॉन्च किया गया है। इसमें ऐसा मत सोचिएगा कि खेती की जाएगी, इसमें गायों का पालन किया जाएगा, यानी गाय पाली गई हैं, टोटल 40 गाय यहाँ पे पाली गई हैं और उनका दुग्ध पालन किया जाएगा। तो आप याद रखिएगा, नेदरलैंड के रोटरडैम में वर्ल्ड का फर्स्ट एवर फ्लोटिंग फार्म ऑपरेशनलाइज किया गया है। और इसको बनाया क्या है, बनाया किसने है, तो डच यानी नेदरलैंड की एक प्रॉपर्टी कंपनी जिसका नाम है बेलाडोन। आप इसका नाम याद रखिएगा, बेलाडोन। इसने लॉन्च किया वर्ल्ड का पहला फ्लोटिंग फार्म। कभी आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट ये किसने लॉन्च किया था, तो रसिया ने लॉन्च किया था वर्ल्ड का फर्स्ट फ्लोटिंग न्यूक्लियर प्लांट, और उसका नाम क्या था, एकेडमिक लोमानासोव, ये था न्यूक्लियर प्लांट का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है इंडिया की पहली काऊ सेंचुरी फंड्स की कमी के कारण प्राइवेटाइज होने जा रही है। आपको बताना है ये किस स्टेट में स्थित है। तो इंडिया की पहली काऊ सेंचुरी जिसका नाम है कामधेनु गौ सेंचुरी, ये एमपी में स्थित है। एमपी का मालवा करके एक डिस्ट्रिक्ट है, उसका पूरा नाम है अगर मालवा, वहाँ पर ये स्थित है। सितंबर 2017 में ये इंडिया की पहली काऊ सेंचुरी स्थापित की गई थी। अब फंड की कमी आ गई है इसलिए इसको प्राइवेटाइज करने का काम किया जा रहा है। एमपी के विषय में आप याद रखिएगा, रिसेंटली इसने शाह सीड नाम से कुछ सीड्स लॉन्च किए हैं। उनको ये इस वाली जो रबी फसल से आ रही है, इस बार की रबी फसल जो गेहूं के लिए आएगी उसमें फार्मर्स को प्रोवाइड करेगा कल्टीवेशन के लिए। तो आप याद रखिएगा, शाह बीज एमपी के द्वारा लॉन्च किए गए हैं, हाई क्वालिटी की ये बीज हैं और रबी फसल से इनका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ब्लड ओजिंग ट्री ड्रैकेना कंबोडियाना किस स्टेट में पाया गया, तो ये असम में पाया गया। रेड कलर का एक लिक्विड इससे निकलता रहता है, ऐसा लगता है जैसे इससे खून बह रहा है। तो इंडिया में पहली बार ऐसा कोई पेड़ पाया गया है, इसका नाम है ड्रैकेना कंबोडियाना, ये असम में पाया गया है। तो आप इतना याद रखेंगे। और असम में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिवरिन आइलैंड है जिसका नाम है माजुली द्वीप। तो आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको बताना है एम हरियाली मोबाइल ऐप
किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रिसेंटली एम हरियाली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। पर्पस क्या है? प्लांटेशन को प्रमोट करना, यानी प्लांट लगाए लोग, इसके लिए प्रमोट किया जाएगा। और इसके द्वारा जो आपका एम हरियाली ऐप है, इसके अंतर्गत जो भी प्लांट लगेंगे उनकी जियो टैगिंग भी की जाएगी। तो आप याद रखिएगा, एम हरियाली ऐप मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है। मिनिस्टर कौन है? हरदीप पुरी जी। कभी आपसे एग्जाम में पूछ लें कि आई हरियाली ऐप ये किसने लॉन्च किया है? तो पंजाब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था क्लाइमेट चेंज के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लॉ इनेक्ट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन बन गया है? तो मैं बता दूं आपको, तमिलनाडु इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लॉ इनेक्ट किया है। पर्पस क्या है? राज्य में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देना। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाना है, तो अगर आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो ईजिली इन्वेस्टमेंट आ जाता है। और एक पर्पज़ ये भी है कि तमिलनाडु में हाई प्रोडक्टिविटी जनरेट करना चाहते हैं ये एग्रीकल्चर फार्म्स के द्वारा, तो इसीलिए इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर लॉ इनेक्ट कर दिया है। अभी रिसेंट में, आज की अगर मैं बात करूँ तो 3 दिन 4 दिन पहले ही उड़ीसा ने 3 ऑर्डिनेंस पास किए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो उड़ीसा ने रिसेंटली ऑर्डिनेंस पास कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए। इसके अलावा तमिलनाडु के विषय में एक और न्यूज़ चर्चा में थी कि रिसेंटली जो कावेरी डेल्टा जोन है तमिलनाडु में, उसको इन्होंने एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड जोन घोषित कर दिया है। तो यानी कोई भी अगर माइनिंग एक्टिविटी यहाँ करनी है तो पहले स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आपको बताना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इरिगेटेड एरियाज़ के लिए मैक्सिमम प्रीमियम लिमिट क्या है? तो देखिए, आप लोग उतना ही सोचते होंगे कि जो 1.5% या 5% प्रीमियम फिक्स किए गए हैं यही हैं। नहीं, ये किसानों के द्वारा पे किए जाने वाले प्रीमियम हैं। इससे ऊपर जितना भी प्रीमियम होता है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी सब्सिडी के तौर पे प्रोवाइड करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो इरिगेटेड एरियाज़ हैं उनके लिए प्रीमियम जो है 25% डिसाइड किया गया है, यानी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड वैल्यू का 25% प्रीमियम लिया जाएगा इरिगेटेड एरियाज़ में। इससे ऊपर नहीं पे किया जाएगा, और अगर इससे ऊपर पे किया जाता है तो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट पेयर करेगी। और जो अनइरिगेटेड एरियाज़ हैं उनके लिए टोटल सम इंश्योर्ड का कितना प्रीमियम सेट किया गया है? तो 30%। ये आप दोनों फैक्ट याद रखेंगे। और अगर इससे ऊपर लिमिट जाती है आपके प्रीमियम की तो सारी स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा। मैं बता दूं आपको, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है 2016 जनवरी में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ये योजना है। इसमें क्या था? 2% प्रीमियम किसानों को देना था सभी खरीफ क्रॉप्स के लिए। उसके बाद 1.5% प्रीमियम पे करना था सभी रबी क्रॉप्स के लिए। और जो 5% प्रीमियम है वो सभी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए और कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए। ये था आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। किसान ने अपनी जो खेत की टोटल वैल्यू है उसको निकाल लिया, सपोज करिए 100 रुपीज़ निकला, तो जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी उसने डिसाइड किया कि इसका प्रीमियम आपको 15 रुपये पे करना पड़ेगा। तो 2 रुपये तो किसान पे कर देगा अगर ये खरीफ क्रॉप का सीज़न है, लेकिन बाकी का जो 13 रुपीज़ है ये कौन पे करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इक्वली पे करती थी। यानी 13 रुपीज़ में से 6.5% सेंट्रल गवर्नमेंट और 6.5% आपकी स्टेट गवर्नमेंट। इस तरह से प्रीमियम डिसाइड होता है, आप देखिएगा। तो इरिगेटेड और नॉन इरिगेटेड एरियाज़ के लिए प्रीमियम की मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई है। तो आप ये भी याद रखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें बहुत चर्चा में थी। आपको ये हमेशा याद रखना है कि 2018-19 में एवरेज प्रीमियम पे किया गया था किसान, टोटल जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको किसानों के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा जो एवरेज प्रीमियम पे किया गया था 2018-19 में वो था 12.32%। और इस बार जो 2019-20 है उसमें ये एक्सपेक्टेड था कि एवरेज प्रीमियम बढ़कर 15% हो जाएगा। आप याद रखिएगा। और ये एवरेज जो प्रीमियम होता है वो सेट कैसे किया जाता है? तो टोटल सम इंश्योर्ड, यानी कितना अमाउंट लॉस होने के बाद मिलना है, उसके आधार पर इस प्रीमियम को सेट किया जाता है। और लॉस कैसे चेक किया जाता है? पिछले 7 वर्षों में किसान के खेत में जो भी फसल हुई है उनमें से 5 वर्ष वो ले लिए जाते हैं जिनमें मैक्सिमम आउटपुट आया है किसान के खेत में। उन 5 वर्षों के आउटपुट के आधार पर ही ये सम इंश्योर्ड डिसाइड किया जाता है। तो आप इतना याद रखेंगे, लास्ट 7 ईयर्स उनमें से 5 ईयर वो जिनमें मैक्सिमम आउटपुट आया है उन्हीं के आधार पर किसानों को बाद में इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पहले भी क्या कोई इंश्योरेंस स्कीम थी? तो जी हाँ, एक थी। एक नहीं थी, एक्चुअली 2 थी। NAIS थी एक, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, 1999 में लॉन्च की गई थी। उसके अलावा दूसरी थी MNAIS यानी मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, ये 2010 में लॉन्च की गई थी। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च हो गई 2016 में, तो इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। तो ये सारा याद रखेंगे। रिसेंटली एक संशोधन हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में
कि कोई भी जो इंश्योरेंस स्कीम है उनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 3 वर्ष के लिए एक बार बिजनेस प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसी उनकी परफॉर्मेंस रहेगी फ्यूचर में उसके बाद ही उनको फ्यूचर के लिए बिजनेस प्रोवाइड किया जाएगा। और स्टेट गवर्नमेंट जो हैं उनको अपने प्रीमियम के हिस्से की सब्सिडी को, जो आपका रबी सीज़न है वो 30 सितंबर तक पे कर देना है, और उसके बाद जो खरीफ सीज़न है उसमें 31 मार्च तक अपने हिस्से के प्रीमियम की सब्सिडी को पे कर देना है। आप हमेशा याद रखेंगे जो थ्रेश होल्ड लिमिट है प्रीमियम्स की, इरीगेटेड एरियाज़ के लिए 25% और नॉन इरीगेटेड एरियाज़ के लिए 30%। इससे नीचे जितना भी प्रीमियम पे किया जाएगा इंश्योरेंस कंपनीज़ को, उसमें सेंट्रल और स्टेट इक्वल पार्टिसिपेंट होंगी। किसानों का 2%, 1.5% और 5% निकालने के बाद जो भी बचता है उसके लिए। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो गए हैं। हालांकि मैं एक वीडियो स्कीम में जो अपना स्कीम मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट मनरेगा स्कीम के तहत मैक्सिमम वेजेस प्रोवाइड करती है? मैं बता दूं आपको, हरियाणा इंडिया में मैक्सिमम वेजेस प्रोवाइड करता है जो मनरेगा लेबर्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से वेजेस डिसाइड कर देती है पर ईयर। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जितनी उनकी हैसियत होती है, या फिर हैसियत तो नहीं कहूँगा मैं, जितनी उनकी एबिलिटी होती है उसके हिसाब से जो है वेज डिसाइड कर देते हैं मनरेगा के अंतर्गत। तो सारे स्टेट की इक्वल नहीं है वेज मनरेगा में, आप याद रखिएगा। मनरेगा की बात करें यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो 2005 में पास हुआ था ये मनरेगा एक्ट। 2006 में लॉन्च करी गई थी ये स्कीम, लेकिन आप याद रखिएगा 2008 से ऑल ओवर कंट्री में स्टार्ट की गई थी ये स्कीम। और लॉन्च इसने किया था तो हमारे मनमोहन सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये स्कीम आती है। जो आपका मनरेगा स्कीम है उसमें वेजेस सेट किसके हिसाब से होती हैं? जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीकल्चरल लेवल के लिए है यानी AL, उसके आधार पर मनरेगा में वेजेस सेट की जाती हैं। किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उस समय से ये मांग चल रही है कि जो मनरेगा में वेजेस सेट की जा रही हैं उसको CPI AL से बदल के CPI RL कर दिया जाए, यानी CPI रूरल। देखते हैं ये होता है कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, ये जो आपका CPI AL होता है, कोई बंदा एग्रीकल्चरल लेबर कैसे माना जाए? जब उसकी टोटल इनकम में 50% से अधिक इनकम एग्रीकल्चर सेक्टर में मैनुअली काम करने से आए तो उस बंदे को एग्रीकल्चर लेबर माना जाता है। उसी CPI AL के आधार पर मनरेगा के अंतर्गत वेज डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत फूड एंड बेवरेजेस कितने पार्ट को कवर करते हैं? तो इसी का मैक्सिमम पार्ट होता है CPI के अंतर्गत। कितना कवर करते हैं? 45%। आप याद रखिएगा। उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर होता है हाउसिंग का, जो 10% कवर करते हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसी के आधार पर इन्फ्लेशन डिसाइड किया जाता है हमारी कंट्री में। इसको जो है लेबर ब्यूरो मोस्टली कैलकुलेट करता है आपका। जैसे आपका CPI IW हुआ, जिसके आधार पर आपका DNS अलाउंस डिसाइड होता है, इंडस्ट्रियल वर्कर यानी CPI इंडस्ट्रियल वर्कर। या इसके बाद हुआ आपका CPI एग्रीकल्चरल लेबर या CPI रूरल लेबर। इन तीनों का कैलकुलेशन कौन करता है? तो लेबर ब्यूरो करता है। आप इतना याद रखिएगा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया CPI एग्रीकल्चरल लेबर और CPI रूरल, इनका बेस ईयर क्या है, क्या आपको पता है? 1986 87 है इनका बेस ईयर। हालांकि जो आपका CPI कंबाइंड रिलीज होता है उसका बेस ईयर चेंज करके 2011-12 कर दिया गया है। तो आप क्योंकि नाबार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो CPI AL और CPI RL दोनों का बेस ईयर आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका CPI IW है, CPI AL है और CPI RL है, इनको कौन कैलकुलेट करता है? तो लेबर ब्यूरो। इसके डायरेक्टर जनरल अभी अपॉइंट हुए हैं DPS नेगी जी। इसके अलावा आपका एक CPI बचता है CPI अर्बन, इसको नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस कैलकुलेट करता है। तो आप इन्हें याद रखेंगे। तो हमारे इंडिया में इस समय इन्फ्लेशन डिसाइड होता है CPI पर। पहले इन्फ्लेशन डिसाइड होता था किस पे? WPI पे। CPI WPI में इतना अंतर है कि WPI में सर्विसेज और इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया जाता है, जबकि CPI में सर्विसेज और इनडायरेक्ट टैक्सेस कई बार इंक्लूड किए जाते हैं। उसके अलावा जो WPI है इसको कौन जारी करता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र इसको जारी करता है। जबकि जो CPI है उसको सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, जो अब नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस में मर्ज होने वाला है, वो जारी करता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ATC एग्रीगेटेड कॉमर्शियल एंड टेक्निकल लॉसेस कितने % तक कंट्रोल किए जाने चाहिए उदय स्कीम के अंतर्गत? तो उदय स्कीम, ये उदय स्कीम है, USDAY नहीं है, आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। तो उदय स्कीम के अंतर्गत कहा गया था कि सभी डिस्कॉम कंपनीज अपने ATC लॉसेस को 15% के अंतर्गत कंट्रोल कर लेंगी। यानी जो इनका एग्रीगेटेड कॉमर्शियल एंड टेक्निकल लॉसेस है, आप देखते होंगे तारों में लोग कटिया मान लेते हैं, उसको 15% के अंतर्गत डाला। कब तक? मार्च 2019 तक इनके ATC लॉसेस को 15% के अंतर्गत लाना था। तो क्या कंट्रोल हुआ? जी नहीं, कंट्रोल नहीं हुआ। बता दूं आपको, सिर्फ 7 स्टेट में ये 15% से नीचे है। बाकी ऑल ओवर कंट्री का एवरेज अगर निकाला जाए तो ये अभी भी 19% से ऊपर चल रहा है आपका ATC लॉसेस।
आप इतना याद रखेंगे। उसके अलावा जो आपका उदय स्कीम है इसके विषय में बात करें, यानी उज्ज्वल डिस्काउंट अश्योरेंस योजना 2015 में लॉन्च की गई थी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद। पर्पज़ क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इसको लॉन्च किया था। जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनके लिए फिनंशियल सपोर्ट स्कीम के तौर पे ये लॉन्च की गई थी। जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनसे कहा गया था कि इन डिस्कॉम कंपनीज़ के जितनी भी डेट है इन डिस्कॉम कंपनीज़ पर सितंबर 2015 तक के डेट का 75% आप ले लीजिए। यानी स्टेट गवर्नमेंट से कहा गया था कि आप ले लीजिए 75% डेट को अपने ऊपर, और बाकी जो 25% बचता है उसके ये डिस्कॉम कंपनीज़ बॉन्ड जारी कर देंगी, तो ताकि इनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकें। तो इसलिए इन्होंने लॉन्च किया था। तो आप देखिएगा मार्च 2019 तक इसका ये टारगेट था कि अपने एटीसी लॉसेस को 15% तक कम करना था, हालांकि कम नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई है, यानी सप्लाई की एवरेज कॉस्ट आती है, और जो एवरेज रेवेन्यू रिलीज़ है उसके अंतर्गत कहा गया था इसके अंतर को जीरो करना है। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, कॉस्ट की सप्लाई ज़्यादा आ रही है, 0.35 पैसे कॉस्ट की सप्लाई ज़्यादा आ रही है जितना कि इनको रेवेन्यू मिल रहा है। तो कहा गया था जीरो करना है, कब तक, मार्च 2019 तक। तो ये भी अभी जीरो नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि आप 35 रुपये खर्च कर रहे हैं 0 रुपये गेन करने के लिए, तो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को इतना लॉस्ट हो रहा है। तो आप देखिएगा 0.35 पैसा है आपका एसीएस यानी एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई, और एआरआर यानी एवरेज रेवेन्यू रिलीज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है इंडिया में कितनी पीवीटीजीज यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप अवेलेबल हैं। तो इंडिया में वर्तमान में 75 पीवीटीजीज अवेलेबल हैं, और इनको जो पीवीटीजीज होती हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनको नोटिफाई कौन करता है, तो होम मिनिस्ट्री इनको आइडेंटिफाई करती है। आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लें मैक्सिमम पीवीटीजीज कम्युनिटी कहाँ पे हैं, तो उड़ीसा गवर्नमेंट यानी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पीवीटीजीज हैं। ये चर्चा में क्यों है, आपको याद ही होगा, अंडमान निकोबार के नॉर्थ में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है, वहाँ पर सेंटिनलीज ट्राइब्स पाई जाती हैं। रिसेंटली उन्होंने अमेरिका के एक नागरिक की हत्या कर दी थी, इसीलिए ये पीवीटीजी चर्चा में है, क्योंकि जो सेंटिनलीज कम्युनिटी है वो एक पीवीटीजी के अंतर्गत आती है, और ये निग्रोइट ट्राइबल कम्युनिटी है। निग्रो ट्राइबल कम्युनिटी है, याद रखिएगा। देखिए अंडमान निकोबार में दो तरह की ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती हैं, एक होती है मंगोलाइड और दूसरी है निग्रोइड। तो आपकी पीवीटीजी जो ये सेंटिनलीज है ये है आपकी निग्रोइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। तो इनमें से सिर्फ आप याद रखिएगा स्ट्राइप जो है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है। गवर्नमेंट ने स्किलिंग को प्रमोट करने के लिए दो स्कीम्स लॉन्च की थी, एक थी आपकी संकल्प, दूसरी थी आपकी स्ट्राइप। स्ट्राइप के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म है स्किल स्ट्रेंथनिंग फॉर इंडस्ट्रियल वैल्यू इन्हांसमेंट। ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है। टोटल बजट स्ट्राइप के लिए पास हुआ था 2200 करोड़। इनमें से आपका 50% तो वर्ल्ड बैंक ही दे देगा, यानी 1100 करोड़, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, क्योंकि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगी। मैं आपको बता दूं स्ट्राइप के अंदर जितनी भी आईटीआईज़ हैं यानी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इनको इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा ताकि ये बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें अपने यहाँ के स्टूडेंट्स को, और अगर बेहतर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ के स्टूडेंट्स जॉब पाने में आसानी होगी उनको। तो आप याद रखिएगा स्ट्राइप स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 2200 करोड़ का बजट है, 50% वर्ल्ड बैंक देगी, और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत ये स्कीम लॉन्च की गई थी आईटीआईज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए। जितनी भी आईटीआईज़ हैं उन सबको इंसेंटिवाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारी संकल्प स्कीम, इसी में मिस्टेक हो गई थी तो आज मैं उसको करेक्ट करवा दे रहा हूँ, छोटी सी मिस्टेक थी, आप देख लीजिए। आपको बताना है संकल्प स्कीम के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संकल्प स्कीम के लिए 4455 करोड़ यानी 4455 करोड़ का बजट सैंक्शन किया गया। ये भी वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है। इसमें क्या होगा, वर्ल्ड बैंक $500 मिलियन का लोन देगा, यानी लगभग 3300 करोड़ का लोन देगा वर्ल्ड बैंक। तो आप याद रखिएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना खर्च करेगी, तो बाकी जितना बचता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करेगी। मैंने लास्ट जो एक लेक्चर था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि संकल्प स्कीम जनवरी 2015 में लॉन्च हुई थी, सिर्फ इतना ही गलत था। एक्चुअली स्किल इंडिया मिशन जो है हमारा जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ था, मैंने आपको ये बता दिया था। संकल्प स्कीम आपकी स्ट्राइक के साथ ही 2017 में अक्टूबर के आसपास ही लॉन्च की गई थी। तो आप ये याद रखेंगे संकल्प स्कीम 2017 में लॉन्च की गई थी। टोटल बजट सैंक्शन हुआ था इसके लिए 4455 करोड़ रुपीज़। इसमें वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रोवाइड किया, 3300 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड किया, यानी अराउंड $500 मिलियन। 6 वर्षों की ये स्कीम है, 2023 तक चलेगी, 2023 तक ये चलेगी स्कीम। आप इन्हें रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। जहाँ आपकी स्ट्राइप सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी
वहीं पे संकल्प क्या है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और संकल्प के अंतर्गत मेन फोकस किस पे किया जाएगा, तो संकल्प में जो है ट्रेनर्स एकेडमी स्थापित करने पे मेन फोकस किया जाएगा। यानी जो हम लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे उनके लिए एकेडमी, ट्रेनर्स को ट्रेंड करने के लिए एकेडमी स्थापित की जाएंगी। टोटल 50 ट्रेनर्स एकेडमी फोकस करने पर स्थापित करने पर फोकस किया जाएगा, जो प्रायोरिटी सेक्टर में स्थापित की जाएंगी। और इनमें 35 ट्रेड से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। संकल्प का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट में मैंने आपको बताया था, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रोग्राम। तो ये हो गया संकल्प का फुल फॉर्म। जहाँ संकल्प आपका ट्रेनर्स एकेडमी स्थापित करने में फोकस करेगा, वहीं स्ट्राइव आपका ITIs पे फोकस करेगा। संकल्प आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्ट्राइव आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। यदि दोनों के बजट को ऐड कर दें तो संकल्प का है 4,455 करोड़ रुपीज़ और स्ट्राइव का आपका 2,200 करोड़ रुपीज़। इन दोनों को ऐड करने के बाद दोनों स्कीम के लिए 6,655 करोड़ रुपीज़। दोनों वर्ल्ड बैंक असिस्टेड स्कीम है। और संकल्प का जो टेन्योर है वो कितने वर्ष के लिए है, तो 6 ईयर स्कीम है, 2017 से लेके 2023 तक। तो आप इतना याद रखेंगे, मार्च 2023 तक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम लॉन्च की है अपने फार्मर्स के लिए। तो रिसेंटली हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने अपने फार्मर्स के लिए प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम लॉन्च की है। पर्पस क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। इसके अंतर्गत देखिए, जो भी किसान अपने विलेज लेवल पर नेचुरल रिसोर्स सेंटर स्थापित करेंगे उनको 50,000 रुपीज़ का फिनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि ये स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, तो आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करेगी, 2000 से अधिक गाँवों में यानी विलेजेस में नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देगी। तो आप याद रखिएगा, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम, ये हिमाचल प्रदेश सरकार की योजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है, रायथू बंधु स्कीम जो तेलंगाना गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंतर्गत किसानों को पर ईयर पर एकड़ कितने का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पर ईयर पर एकड़ 10,000 रुपीज़ का असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें 2 बार असिस्टेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इस स्कीम में, यानी रबी सीजन के लिए 5,000 रुपीज़ पर एकड़ और फिर वापस खरीफ सीजन के लिए 5,000 रुपीज़ पर एकड़, यानी वर्ष में 2 बार इस स्कीम के अंतर्गत आपको फिनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी। पहले इस पर कोई अपर लिमिट नहीं थी, लेकिन बाद में इस पर अपर लिमिट लगा दी थी कि मैक्सिमम 5 एकड़ तक ही ये अमाउंट पे किया जाएगा। तो अगर 5 एकड़ है आपके पास तो आपको 50,000 रुपये आसानी से मिल सकते हैं। रायथू बंधु स्कीम तेलंगाना की है। उसके अलावा रायथू मित्रा मोबाइल ऐप भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था। इसमें क्या था, जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम है, किसानों को उसके विषय में सारी जानकारी देने के लिए रायथू मित्रा मोबाइल ऐप लॉन्च किया था तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। सिर्फ रायथू मित्रा और रायथू बंधु स्कीम ही तेलंगाना सरकार की हैं। इसके अलावा एक रायथू से रिलेटेड और स्कीम थी, उसको मैं आने वाली वीडियोज़ में कवर करूँगा, वो तेलंगाना की नहीं है, आप याद रखिएगा। तो पर एकड़ 5,000 रुपीज़ वर्ष में 2 बार दिए जाएंगे। इस तरह से ये 10,000 का असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे एक किसान को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असिस्टेंट फॉर डीप सी फिशिंग स्कीम के अंतर्गत किस भारतीय राज्य को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए हैं। तो रिसेंटली तमिलनाडु के लिए रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने असिस्टेंट फॉर डीप सी फिशिंग स्कीम लॉन्च की थी। इसके अंतर्गत जो आपकी वो है मन्नार की खाड़ी, वहाँ पर जितने भी फिशरमैन हैं वो जाके फिशिंग करते हैं, और एक तरह से डीप सी फिशिंग को प्रमोट करने के लिए तमिलनाडु के लिए स्कीम लॉन्च की गई थी, असिस्टेंट फॉर डीप सी फिशिंग। जो गिरिराज सिंह मिनिस्टर हैं एनिमल हस्बेंड्री और फिशिंग मिनिस्ट्री के, उन्होंने अनाउंस की थी ये स्कीम। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 300 करोड़ रुपीज़ इसके लिए लॉन्च कर दिया है। तो आप याद रखेंगे, स्पेशली जो ये असिस्टेंट फॉर डीप सी फिशिंग है, ये तमिलनाडु के 4 डिस्ट्रिक्ट्स पर ही फोकस करेगी। नाम आपको जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा। आप सिर्फ इतना याद रखिए, असिस्टेंट फॉर डीप सी फिशिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के लिए लॉन्च की थी, और रिसेंटली 300 करोड़ रुपए की असिस्टेंट प्रोवाइड की गई है। और मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री के, तो गिरिराज सिंह मिनिस्टर हैं, आप इतना याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ई गन्ना मोबाइल ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो रिसेंटली यूपी सरकार ने अपने शुगर केन फार्मर्स के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए, इस समय यूपी जो है शुगर केन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया कंट्री में। हालांकि कुछ समय पहले तक शुगर के मामले में, यानी शुगर केन नहीं, शुगर प्रोडक्शन के मामले में महाराष्ट्र से पीछे था। लेकिन कुछ दिनों पहले ही शुगर केन की एक स्पेशल वैरायटी है CO0238, इसका यूज़ करने के बाद यूपी का शुगर प्रोडक्शन और शुगर केन प्रोडक्शन दोनों यूपी का बहुत तेज़ी से बढ़ा, और उसने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया। CO0238 के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, तो आप याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो एक मिस्टेक थी मैंने वो कवर कर ली, आने वाली वीडियोज़ में से सारी कवर कर लूँगा। और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूँगा। जल्दी क्या, हमेशा की तरह मैं डिले ही करता हूँ, जल्दी तो कुछ करता नहीं हूँ। मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।